हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आज उसके आगे से पढ़ाएंगे। जो पहला तत्व है राष्ट्र के निर्माण में जो आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है वह भूमि, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं। और देर ना करते हुए आए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ने के लिए। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था, और ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम बाद में कराएंगे आपको, पहले इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उनकी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं देना करते हुए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो इस गद्यांश में लेखक ने कही है। और आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी हम व्याख्या को देखते हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। इसमें लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राष्ट्रता की जो भावना होती है वो केवल भावना के स्तर से ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भौतिक ज्ञान के प्रति जागृति के स्तर पर भी होनी चाहिए। क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच जो अंतराल है, यहाँ पर जो लेखक ने पहली लाइन में बताया है कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, तो पृथ्वी और आकाश के बीच में विद्यमान क्या सामग्री भरी है? आकाश और पृथ्वी के बीच में क्या है बच्चों? नक्षत्र हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है, ये सब जो है इनके बीच है। और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, जलचर मतलब सागर में जो जलीय जीव हैं, समुद्र में स्थित जलचर और खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान भरा पड़ा है, तथा पृथ्वी के अंदर या गर्भ में छिपी हुई जो अपार संपदा है, भौतिक संपदा है, उससे संबंधित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को जो समृद्ध बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो हैं आकाश और पृथ्वी के बीच भरी पड़ी हैं, और इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। उन सब के प्रति चेतना यानी उन सब के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए, और उनका स्वागत भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो नया राष्ट्र है वह नया राष्ट्र जो है समृद्ध हो सके, फल फूल सके। इसी के फलस्वरूप जो है जो नव युवक हैं, राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि यही जो जानने की प्रगति है कि इससे जो हमारी राष्ट्रीय प्रगति है, ये हमारी राष्ट्रीय प्रगति में जो
साधन हैं, जो ये वस्तुएं हैं जो पृथ्वी और आकाश के बीच विद्यमान हैं, ये हमारी राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक साधन के रूप में होते हैं। और इसी के फलस्वरूप जो है, जो नवयुवक हैं, युवा व्यक्ति हैं, उनमें राष्ट्रीय चेतना और उनके प्रति जिज्ञासा विकसित होती है। उनके प्रति जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जागृत होती है और नई प्रेरणा फूटती है। और जब तक इनके अंदर, आज के नवयुवकों में जिज्ञासा और जागरूकता नहीं होगी, तब तक राष्ट्र जो है, या राष्ट्र को सुप्त कह लें या सोए हुए अवस्था में ही मानना चाहिए। तब तक हम सोए हुए के समान है। तब तक जो भी नागरिक, जो भी देश में रहने वाला देशवासी नागरिक है, राष्ट्र का नागरिक है, उसमें अगर ये भावना जब तक नहीं फूटेगी, जब तक जागृत नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम सोए हुए के समान हैं, यानी अज्ञानी हैं। ठीक है, इस अवस्था में हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्रीय चेतना है, ये राष्ट्रीय चेतना हम सब में सबल होनी चाहिए, ताकि हम अपने इन संसाधनों के माध्यम से देश की प्रगति में सहयोग कर सकें। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विज्ञान और उद्यम, लेखक ने अब आगे बताया है कि विज्ञान और उद्यम का मतलब होता है बच्चों परिश्रम। उद्यम का मतलब क्या होता है बच्चों? परिश्रम, मेहनत। तो विज्ञान और परिश्रम या मेहनत या उद्यम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। यानी जो कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है, जो ढांचा है, ठीक है, उसको जो है खड़ा करना है, ठाट को बांधना। जिस प्रकार से हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब छप्पर छाया जाता है, तो उसका एक पहले ठाट तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। तो बेस कैसे तैयार होगा? इसके लिए हमें विज्ञान और उद्यम यानी परिश्रम को, दोनों को मिलाकर उस बेस को, उस राष्ट्र के बेस को, आधार को तैयार करना होगा। तभी हम किसी राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है वह उन्नत बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान का विकास इस प्रकार से हो कि उससे श्रमिकों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यानी विज्ञान का विकास है। अब तुमने देखा होगा, विज्ञान जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, उन्नति हुई है, वैसे वैसे जो है कुछ व्यक्ति जो है बेरोजगार होते चले गए हैं। भाई, व्यक्तियों का काम जो है मशीनों ने संभाल लिया है, करने लगी हैं, जिसके कारण व्यक्ति बेरोजगार हो गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है यह है कि विज्ञान का विकास हो, लेकिन इस प्रकार से विकास हो कि जो श्रमिक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बताया गया है यह कार्य जो है बिना किसी यह कार्य जो प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ और अथक परिश्रम के द्वारा रोजाना, प्रतिदिन, हर दिन जो है बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जो देश है, हमारा जो देश है वो विकसित हो सके। अगर व्यक्तियों जो श्रमिक लगे हुए हैं रोजगार में, तो उनको अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा? उनके कार्य और कुशलता में जो और अधिक वृद्धि होगी। और पर यह कार्य बिना किसी दबाव के किया जाना चाहिए। यह कार्य सबकी इच्छा और सहमत से होना चाहिए और प्रसन्नता से होना चाहिए। जब सभी की सहमति होगी, ठीक है, सभी की इच्छा होगी और सभी प्रसन्नतापूर्वक इसको स्वीकार करेंगे, तभी राष्ट्र जो है उन्नति कर सकता है। उत्साह और परिश्रम भी इसके लिए आवश्यक हैं। यानी केवल विज्ञान और उद्यम ही मिलकर इस कार्य को नहीं कर सकते, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्साह और परिश्रम भी हमारे अंदर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, हमारा ये भी ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। तो यहाँ पर ये बात समझने योग्य है कि हमारा ध्येय ये है। अब लेखक यहाँ पर बता रहा है, लेखक क्या कह रहा है? इसके अतिरिक्त जो ऊपर बातें बताई यहाँ से यहाँ तक, इसके अतिरिक्त हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार अवश्य मिले। हमारा ध्येय होना चाहिए राष्ट्र में जितने हाथ हैं, जितने हाथ मतलब जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने नागरिक हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे।
रीता ना रहे का मतलब होता है रोजगार, बेरोजगार, रोजगार ना रहे, यानी रोजगार सबको प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है बेरोजगार ना रहे। और जब कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो हमारा उद्देश्य जो है सरलता से पूरा हो जाएगा। अगर कोई भी हाथ बिना रोजगार के रह गया, यानी किसी को रोजगार नहीं मिला, यानी बेरोजगार रहा, तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमने उद्देश्य लेकर चले थे, जो लक्ष्य लेकर चले थे, वह लक्ष्य जो है हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं बच्चों। और जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें तब तक हम उस उद्देश्य को जो उद्देश्य लेकर चले थे उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए राष्ट्र की समग्र समृद्धि नहीं हो सकती है, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जब सबको साथ में लेकर चलेंगे, अर्थात सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, जितने व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। और तभी यहाँ पर बताया गया, तभी मातृभूमि है, जो राष्ट्र है, उसकी पुष्कल माने होता अधिक, पुष्कल माने क्या होता है बच्चों, अधिक या प्रचुर मात्रा में, समृद्धि माने समृद्धि, तभी उसकी जो है प्रचुर का मतलब है पूर्ण तरीके से समृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा, राष्ट्र की जो समग्र समृद्धि होगी। और हम इस तरह से विज्ञान का विकास करना है कि इससे हर व्यक्ति को रोजगार मिले। विज्ञान को इस तरह से हमें विकसित करना है कि हर प्रकार से हर व्यक्ति को जो रोजगार मिले, और तभी जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी जननी है, उसकी समग्र समृद्धि हो सकेगी। और हमें उसके जो रूपमंडन है, जो उसका रूपमंडल मतलब रूप सौंदर्य है, उसको हम चरम तक पहुंचा सकते हैं, यानी उसका रूप सौंदर्य और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें विज्ञान का विकास इस प्रकार से करना होगा कि उससे हर एक हाथ को रोजगार मिले, हर एक हाथ को रोजगार मिले। जो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि हर एक हाथ को रोजगार मिले, यहाँ पर लेखक ने बताया गया राष्ट्र में जितने हाथ हैं, यानी प्रत्येक नागरिक को जो है रोजगार मिले। तो ये था इस गद्यांश की व्याख्या। और ये जो पृथ्वी या भूमि जो पहला तत्व था जिसका लेखक ने जिक्र किया है, वो कंप्लीट हो गया है। और अब हमारा दूसरा तत्व है जन, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जन पर चर्चा करते हैं। क्या है जन, जिसकी लेखक ने प्रारंभ में ही इसका जिक्र किया था कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। वो 3 तत्व थे, पहला था भूमि, दूसरा था जन, और तीसरी थी संस्कृति। तो भूमि तत्व को हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कर दें, और कमेंट को दे करके आपको दोबारा इसको समझा दिया जाएगा। और अब चलते हैं अपने दूसरे तत्व की ओर, जन क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जन के बारे में लेखक ने बताया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ पर श्लोक दिया गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं, क्या बताया है लेखक ने इसमें, कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी जो मातृभूमि यानी पृथ्वी है, जो हमारी जननी है, उस पर रहने वाला मनुष्य राष्ट्र का, यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो दूसरा अंग होता है, जो दूसरा तत्व होता है, वो क्या है, जन। कैसे जन है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगर पृथ्वी है, उस पर रहने वाले मनुष्य नहीं हैं, निवास करने वाले मनुष्य नहीं हैं, तो हम किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल पृथ्वी ही आवश्यक नहीं है, उस पर रहने वाले लोग भी आवश्यक हैं। तब जाकर जो है हम राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। बिना जन के, बिना मनुष्यों के, बिना लोगों के हम राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही, यानी पृथ्वी, भूमि और व्यक्तियों
दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। जन के कारण ही, यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी जब लोग वहाँ पर होंगे तो उस लोगों के निवास करने के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्रदान की गई। पृथ्वी को माता कहा गया है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी माता है, क्योंकि पृथ्वी हमारा पालन पोषण माता की भांति करती है। तो उस पर रहने वाले जन उसके सच्चे अर्थों में क्या हुए? उसके पुत्र हुए। तो इसलिए कहा गया है इस श्लोकों में, ठीक है, संस्कृत में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि माने माता भूमि है, पुत्रो माने पुत्र, अहम माने मैं, पृथिव्या माने पृथ्वी का। माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूँ। उसका मतलब मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अब आइए आगे पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। जन के हृदय में उसका इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथव्ये, नमो मात्रे पृथव्ये। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। यानी पृथ्वी, मैं उसका पुत्र हूँ। माता जो भूमि है या पृथ्वी है वो माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये सूत्र ही जो है उस जन के, मनुष्यों के हृदय में, लोगों के हृदय में राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना के साथ कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आज पुत्र अपनी माता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, तो इसी भावना के अनुसार, पुत्र की भावना के अनुसार जो है राष्ट्र निर्माण के जो है अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, बीज फूटने लगते हैं, या वो राष्ट्र निर्माण की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, जब यही भाव, राष्ट्र निर्माण का भाव, राष्ट्र हित का भाव, राष्ट्रीय भावना का भाव जो है जब प्रबल रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। संपूर्ण वायुमंडल में जहाँ भी निवास करते हैं लोग, वहाँ तक जो है ये आवाज़ पहुँचने लगती है कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र का निर्माण के स्वर जो है वायुमंडल में, संसार में विचरण करने लगते हैं, भरने लगते हैं। और इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। और इसी राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, ठीक है, ये भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध, यानी माता और पुत्र का जो संबंध है वो प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, जहाँ पृथ्वी को माता नहीं मानते हैं जो लोग, जन, वहाँ ये भाव नहीं है, तो वहाँ जो है जन और भूमि का संबंध अचेतन मतलब बेजान और जड़, स्थिर बना हुआ है, रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, जिस क्षण भी उसे इस बात का ज्ञान होता है कि भूमि मेरी माता के समान है और मैं उसका पुत्र हूँ, पुत्र और माता के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को जैसे ही व्यक्ति पहचानता है मनुष्य, उसी क्षण जो है उसे आनंद और श्रद्धा से उसी क्षण जो है वह आनंद और श्रद्धा से भर जाता है और उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए जागता है। और किस प्रकार से जागता है? नमो मात्रे पृथव्ये, नमो मात्रे पृथव्ये, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। तो ये भाव जागते ही जो है भूमि के साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेता है, भूमि को माता मान लेता है और माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, उसकी सेवा करता है। तो ये भावना जैसे ही उत्पन्न होगी तो राष्ट्रीय जो भावना है वह विचार भी पनपने लगते हैं और व्यक्ति जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर होने लगता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यही जो प्रणाम भाव है, ठीक है, ये भूमि और मनुष्य के बीच
का जो दृढ़ मजबूत बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसी दृढ़ भित्ति, भित्ति माने होता है बच्चों दीवार, भित्ति माने क्या होता है? दीवार। इसी दृढ़ मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन, जो राष्ट्र रूपी भवन है, वो तैयार होता है। और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। और राष्ट्र इसी चट्टान पर जो है राष्ट्र का जो दीर्घ स्थायी जीवन है, दीर्घ काल तक जो जीवन बना रहता है, उस पर वो स्थायी रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी मर्यादा, इसी मान सम्मान को जानकर, इसी मर्यादा को जानकर, ठीक है, मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति जो मनुष्य है वो अपने कर्तव्य और अधिकारों का जन्म हो जाता है कि हमारे मनुष्य ये जानने लगते हैं हमारा क्या, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा क्या अधिकार है, हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसका जन्म जो है वो मनुष्यों में हो जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जितने भी जन हैं, जन मतलब मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाले, निवास करने वाले लोग, वो अगर मान लें कि पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, इस संबंध को जैसे ही स्वीकार करता है, उसे ही मातृभूमि के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। वही जो है पृथ्वी के वरदानों, यानी जो पृथ्वी के जो वरदान हैं उसमें भाग पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये पृथ्वी जो है अपने पुत्रों को बहुत सेवा करती है, बहुत कुछ देती है। अथाह संपत्ति पृथ्वी के पास है, पृथ्वी के गर्भ में है, पृथ्वी के ऊपर है। उन सभी संपत्ति को, अमूल्य निधियों को मनुष्य को सौंप देती है। कब सौंपती है? उसी को सौंपती है जो उसे अपने माता के समान मानता है और अपने को पुत्र मानता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी माता के प्रति जो सेवा भाव है, माता के प्रति जो अनुराग है, अनुराग मतलब होता है प्रेम, ठीक है, मातृ प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। ये कहीं से सीखा नहीं जाता है। स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिक, ये सीखा नहीं जाता। जैसे पुत्र जन्म लेता है, ये गुण उसके अंदर जन्म से ही जन्मजात गुण होते हैं कर्तव्य का। अपने माता को प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है, ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य होता है। और वह एक निष्कारण धर्म है। कैसा धर्म है? बिना किसी लालच का धर्म है, निस्वार्थ धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक ने बताई है। यहाँ पर लेखक ने ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यहाँ पर ये लेखक ने बताने का प्रयास किया, जो पुत्र स्वार्थवश, ठीक है, अपना हित चाहने के लिए, स्वार्थ माने क्या होता है? केवल अपना ही हित चाहे, अपनी माता से प्रेम करता है और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल के समाज में, अपने पास पड़ोस में देखा होगा, ठीक है, स्वार्थवश जो है लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो स्वार्थवश जो उसकी संपत्ति है प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपनी अवनति का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति अब स्वार्थवश, ठीक है, अगर अपनी माता के प्रति स्वार्थवश ऐसा कार्य करता है, तो पुत्र जो है अधःपतन माने होता है उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसकी अवनति हो जाती है। ये उसके विनाश का प्रमुख कारण है। अगर कोई स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम है, किसी स्वार्थ के कारण ही अपनी माता से प्रेम करता है, अगर स्वार्थ पूरा हो जाता है उससे प्रेम नहीं करता है, उसको अलग कर देता है, तो ऐसे पुत्र का जो है विनाश हो जाता है। ये इस सूचना, इस बात का संकेत है। तो उस व्यक्ति का जो है विनाश होना सुनिश्चित है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति अगर मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, तो उसे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। यानी अपना कर्तव्य करे, कर्तव्य कैसे? निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करे, तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। तुम्हारी उन्नति होने से राष्ट्र की उन्नति होगी। तो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब आप निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा करोगे, ठीक है, तभी राष्ट्र जो है उन्नति कर सकता है। आगे लेखक कहता है,
माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है और सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास हो तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य अपने अंश में असमर्थ है और इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को क्या है, क्या कहना चाहता है इस गद्यांश में लेखक, इसको जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्र के जो विभिन्न जो महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी चर्चा शुरू में की जा चुकी है, पृथ्वी, जन और संस्कृति, यह इसमें स्पष्ट किया है कि जो समानता का व्यवहार है, ठीक है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, समानता का व्यवहार करते हुए हमें अपनी जो धरती माता है, जो मातृभूमि है, उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर निस्वार्थ भाव से हम सेवा नहीं करेंगे तब हम राष्ट्र की उन्नति में या राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र अवनति को जा सकता है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की जो अपनी धरती माता है उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो। और जो ये गद्यांश दिया गया कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसमें लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रत्येक माता, चाहे कैसी भी माता हो, वो अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। कहने का तात्पर्य है कि माता अपने सब पुत्रों को, चाहे उसके जितने भी पुत्र हों, उन सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। समान भाव से चाहती है मतलब समान भाव से प्रेम करते हैं, किसी साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे पुत्र कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, लेकिन माता सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करती है। और वह कहने का मतलब वह सबके दुख में दुखी और सबके सुख में आनंद का अनुभव करती है। समान भाव से भाव का मतलब है कि वो अगर कोई उसका पुत्र दुखी है तो उसके दुख में शामिल होती है, कोई पुत्र सुखी है उसके सुख में शामिल होती है, उसके सुख दुख में जो है उसके साथ रहती है। इसी प्रकार जो पृथ्वी भी हमारी माता है, इसी प्रकार क्योंकि माता जैसे अपने पुत्रों के सुख दुख में भाग लेती है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो है हमारे मनुष्यों हम लोगों के सुख दुख में भाग लेती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। इसी प्रकार जिस प्रकार से माता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर होते हैं, सभी लोग बराबर होते हैं। पृथ्वी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, माता है। और वह अपने सभी छोटे बड़े प्राणियों को प्यार करती है, चाहे छोटा सा प्राणी यानी चींटी हो या बड़ा सा हाथी जैसा विशाल का जीव जंतु हो, तो सबके साथ समान व्यवहार करती है तथा प्राणी भी उस पर अपना समान अधिकार रखते हैं। सभी प्राणी चाहते हैं ये हमारी पृथ्वी है, अपना अधिकार रखते हैं भाई। तो यही बात बताई गई यहाँ पर। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, उनमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, सभी बराबर है, कोई ऊंचा बड़ा नीचा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। जो पृथ्वी के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भाग है। और जो पृथ्वी के उदय यानी जब से पृथ्वी नहीं है, मातृभूमि है, जब मातृभूमि के उदय के साथ ही ये भाव जो है जुड़ा हुआ है और वह समान अधिकार का भाग ही है, उसका समान अधिकार है इस पृथ्वी पर, मातृभूमि पर। वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है।
पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। आगे बताया कि जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन हैं, जन माने मनुष्य, उनका विस्तार अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट निवास करने वाले लोगों उनकी संख्या जो है अनंत है। जो धरती माता है वो सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को जो है एक समान, अपने सभी पुत्रों को समान सुविधाएं प्रदान करती हैं। माता जो मातृभूमि है उसकी सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी, जो इसके निवासी हैं, नगर और जनपद, पूर्व और गाँव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अनेक नगरों में, अनेक शहरों में, अनेक जनपदों यानी जिलों में, अनेक गाँवों में, जंगलों में और पर्वतों में बसे हुए हैं। जहाँ आप देखते हो वहाँ लोग जो हैं रहते हैं। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। भाई अनेक प्रकार के जन हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अनेक क्षेत्रों में रहते हैं, तो अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोलते हैं और अनेक धर्मों को मानते हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, कोई ईसाई को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, ठीक है, कोई यहूदी धर्म को मानता है। तो कोई न कोई व्यक्ति जो है किन्हीं ना किन्हीं धर्मों को स्वीकार करता है, धर्म को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। फिर भी ये क्या कहा गया है, फिर भी ये जो है क्या है, मातृभूमि के धरती माता के पुत्र हैं। लेकिन वे सभी एक ही धरती माता के पुत्र हैं। इसलिए ये सब पारस्परिक प्रेम और सहयोग और बंधुत्व के साथ रहते हैं। इसी कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द भाव मतलब एक ही भावना के साथ रहते हैं, सहयोग, प्रेम और बंधुत्व की भावना के साथ रहते हैं। भाषा, धर्म और रीति रिवाज इनकी एकता में बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। जो भाषा, जो इनके भाषा हैं, जो इनकी रीति रिवाज हैं, लिखा है यहाँ पर, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक दूसरे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय सभ्यता और जीवन शैली की दृष्टि से भले ही समान ना हों, यहाँ पर लिखा हुआ है, रहन सहन मतलब भाषा शैली और सभ्यता की दृष्टि से एक समान ना हो, लेकिन उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति जो सच्चा प्रेम होता है, अगाध प्रेम होता है, जो समर्पण की भावना होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। किंतु इस कारण से पृथ्वी के साथ उनका जो संबंध है, अगाध प्रेम है, प्रगाढ़ है, उसमें किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं होता है, यानी भेदभाव नहीं आता है। और पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। जो पृथ्वी का विशाल प्रांगण है, विशाल प्रांगण मतलब प्रांगण का मतलब होता है आंगन, यहाँ पर आंगन से मतलब है क्षेत्र, जो कि पृथ्वी विशाल है और सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। और सभी जातियों, जो कि यहाँ पर चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, प्रगतिशील हो, पिछड़ा हो, सभी में मातृभूमि के लिए समान प्रेम होता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति व उन्नति करने के लिए मातृभूमि सबको समान अवसर प्रदान करती है। मार्ग से भरपूर और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी एक जन को हम पीछे छोड़ देंगे, तब इससे जो है राष्ट्र का विकास नहीं होगा, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है अगर जन को हम पीछे छोड़ दें। यानी राष्ट्र के किसी भी नागरिक को अगर हम पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका विकास सबके विकास पर निर्भर करता है। जो मातृभूमि का विकास है, जो देश का विकास है, वो किसी एक व्यक्ति के विकास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सबके व्यक्ति विकास पर निर्भर करता है। राष्ट्र के विकास हेतु जिसके चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति हो, उसका विकास होना व ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, अतएव हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास हो, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि यदि राष्ट्र के किसी एक भाग में अंधकार हो, अज्ञानता हो, निर्बलता हो, विद्यमान हो, तो वह केवल उस विशेष क्षेत्र को प्रभावित ना करके पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। यानी जिस क्षेत्र में अंधकार है, अज्ञानता, वो केवल उतने क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। उसका बुरा प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। जिस प्रकार से एक तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक राष्ट्र में किसी एक क्षेत्र में अंधकार है, तो वो पूरे राष्ट्र को जो है गलत दिशा में ले जाएगा। तो इसीलिए सबका विकास होना आवश्यक है।
तो इसलिए राष्ट्र के समस्त लोगों का यह कर्तव्य है कि वह प्रगति के लिए, यानी राष्ट्र की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए मातृभूमि की प्रगति के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, यानी सहयोग करना चाहिए राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी जो शेष बचा हुआ है भाग उसका हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।